जी हां, बिहार के अस्पताल बीमार है और ये नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के जरिए सियासत भी हो रही है। हालांकि सवाल यही है कि पिछले 30 सालों से, 15 साल छोड़ दीजिए, 30 सालों से आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी सभी की सरकार में, क्या किसी भी की सरकार में बिहार की स्थिति बेहतर हुई? निचले पायदान से क्या ऊपर की पायदान पर बिहार पहुंच पाया? क्योंकि विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो विपक्ष को खुद भी सवाल पूछना चाहिए कि जब उससे सत्ता मिली तो उसने क्या किया। लेकिन मौजूदा सत्ता में जो हैं लोग, सवाल उन पर उठता है कि पिछले 16 सालों में क्या हुआ कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया। जी हां, तो सबसे पहले बात इसलिए बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की होगी। बिहार के 13 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के लिए 13,000 करोड़ का बजट है, यानी 1 करोड़ लोगों पर 1,000 करोड़ का बजट है। फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था में देश में निचले पायदान पर है। 1 लाख की आबादी पर जिला अस्पतालों में महज 6 बेड। सवाल है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन? पांडे जी, नीति आयोग की रिपोर्ट आया है सर, उस पर क्या कहेंगे? सर चलिए कि नीति आयोग ने जो बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गिरावटें आई है, जो बदहाली है, उस स्थिति को स्पष्ट किया है। 15वें स्थान पर है बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र। नीति आयोग की रिपोर्ट आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तैयार नहीं करते, क्या मानने से इनकार कर रहा है? ये रिपोर्ट भारत सरकार की नीति आयोग तय करती है, जिस मंत्रिमंडल में स्वयं जनता दल भी शामिल है। एनडीए के नेतृत्व बिहार में नीतीश जी कर रहे हैं। 15 वर्षों में जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो आपने बदहाली की है, क्या बिहार की जनता आपको माफ करेगी? पूर्ववर्ती कांग्रेस और राजद सरकार के कुकर्मों का नतीजा है कि आज बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाते लाते सरकार जो है कोरोना संकट में जो घिरा इतनी बड़ी आबादी को संभाल करके आज मुख्य धारा में जोड़ा है। और जहां तक बात है जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पहले जो राजद की सरकार थी उसमें जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो बुरा हाल था उस विषय पर उसका रिपोर्ट है। आज जो है जनसंख्या बढ़ती जो जनसंख्या है, ये भी एक कारण है। इसको बहुत जल्दी जनसंख्या के लिए कोई नीति बनाना भी चाहिए बिहार में। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि क्या नीति आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर देने भर से खामियां दूर हो जाएंगी? क्या वाकई बिहार के अस्पतालों में आबादी के मुताबिक बेड, डॉक्टरों और नर्सों की संख्या उपलब्ध हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और ये पहली बार नहीं है जब नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सामने आई है, बिहार निचले पायदान पर आया हो। पिछले कई सालों से लगातार बिहार की स्थिति यही है और सवाल यही है कि स्थिति में सुधार होता क्यों नहीं? क्योंकि बजट तो बढ़ता है, स्वास्थ्य बजट लगातार बढ़ता जाता है, और क्या बजट है और बदहाली क्यों है, जरा इन आंकड़ों से भी देख समझिए। 13,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है बिहार में स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन बदहाली कैसी है जरा समझिए। WHO के मुताबिक प्रति 1,000 की आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में 1 लाख से अधिक डॉक्टर होने चाहिए इसका मतलब। लेकिन क्या वाकई स्थिति है? नहीं। बिहार में ग्रामीण इलाकों में 20,000 की आबादी पर सिर्फ 1 डॉक्टर है। 20,000 की आबादी पर 13 मई 2021 तक बिहार में कुल सरकारी डॉक्टरों की संख्या 5,081 थी। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 7,677 पद खाली। डॉक्टरों के कुल स्वीकृत पद 12,758 हैं, जिनमें 5,081 ही कार्यरत हैं। पीएमसीएच, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में भी लगभग 40% डॉक्टरों की कमी है। डीएमसीएच में लगभग 50% डॉक्टरों की कमी है। स्टाफ नर्स के करीब 7 से 8,000 पद खाली हैं। एएनएम नर्सों के भी करीब 10,000 पद खाली हैं। ये हालात तब है जब साल 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग का बजट 13,264 करोड़ रुपए था, लेकिन 6,900 करोड़ रुपए इनमें सिर्फ योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे और 6,300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य संबंधी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होगा। यानी इमारतें तो बन रही हैं, अस्पताल भी बन रहे हैं, भवन भी बन रहे हैं, लेकिन मैन पावर और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। डॉक्टरों की भर्ती,
दवाइयों को लेकर बजट में अनदेखी की गई। 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में से कई केंद्र चालू हालत में नहीं है। 1183 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के भी हाल बेहाल। रेफरल अस्पतालों और सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 466 है, लेकिन कार्यरत सिर्फ 67। राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों में से भी केवल 10 ही फंक्शनल हैं। ये हालात तब हैं जब 13,000 करोड़ से ज्यादा का बजट स्वास्थ्य का है। अब सवाल है कि आखिर इस दिशा में काम करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही। और ये आंकड़ा हमने नहीं दिया, ये आंकड़ा खुद बिहार सरकार का है कि कितने डॉक्टरों के पद खाली हैं। जरा आप ये भी देखिए कि कितने डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं, कितने डॉक्टर के पद खाली हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर 814 स्वीकृत पद हैं, 113 कार्यरत हैं, 701 पद खाली हैं। अब अंदाजा इससे लगाइए कि क्या स्थिति है। जनरल डॉक्टर जो 915 स्वीकृत पद हैं, 289 सामान्य डॉक्टर कार्यरत हैं, 289 सिर्फ 626 पद खाली हैं। स्टाफ नर्स 5236 स्वीकृत पद हैं, 721 कार्यरत हैं, 4815 स्टाफ नर्स के पद खाली हैं। अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है। स्टाफ नर्स ग्रेड ए 14,198 स्वीकृत पद हैं, 10,165 कार्यरत हैं, 4,033 पद खाली हैं। डेंटल चिकित्सक 9 स्वीकृत पद हैं, 7 कार्यरत हैं और 2 खाली है। ये खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसी साल 5 मार्च को विधानसभा सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में माना था कि स्वास्थ्य महकमा में डॉक्टरों नर्सों के कई खाली पद हैं। राज्य में स्टाफ नर्स ग्रेड ए के कुल 14,198 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 10,165 स्टाफ नर्स ग्रेड ए कार्यरत हैं। 9,130 स्टाफ नर्स ग्रेड ए की अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई थी। उसमें से 5,097 की अनुशंसा अभी तक प्राप्त हो चुकी है, जिनका पदस्थापन भी किया जा चुका है। शेष की अनुशंसा प्राप्त होते ही पदस्थापित किया जाएगा। विदित हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदागत पदों पर चयन नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में चिकित्सक तथा नर्सों की स्वीकृत पदबल के विरुद्ध उपलब्धता तथा अद्यतन कार्रवाई के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है। विशेषज्ञ चिकित्सक स्वीकृत 813 उपलब्ध 701 रिक्त पदों पर रोस्टर का निर्धारण कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सामान्य चिकित्सक 915 उपलब्ध बल 289 रिक्ति 626 234 मेडिकल अफसर एपीएससी तथा 103 मेडिकल अफसर पार्ट टाइम के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। दंत चिकित्सक स्वीकृत 9 उपलब्ध 7 रिक्ति 2 रिक्ति पदों पर रोस्टर का निर्धारण कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। स्टाफ नर्स 5,236 421 कार्यरत 4,815 रिक्ति 4,102 पदों के लिए विज्ञापन किया गया है। नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शेष रिक्त पदों के रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही है नियुक्ति की। कब नियुक्ति होगी पता नहीं, लेकिन ये स्थिति ये है कि बिहार के अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले 16 सालों से 15 सालों से या यूं कहें कि 30 सालों से ही चल रही है। डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, नर्सों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है और बेड की संख्या बढ़ नहीं पा रही है। तो हालात ये है। भवन जरूर बन रहे हैं। पटना के अस्पतालों में सुविधाओं भी बढ़ी हैं, सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। एम्स भी बना है, लेकिन सवाल वही है कि बुनियादी सुविधाएं, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं के बिना तो अस्पताल सिर्फ एक इमारत है जहां इलाज नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि बजट का ज्यादातर हिस्सा सुविधाओं को बढ़ाने पर, मैन पावर को बढ़ाने पर किया जाए। बजट का पैसा खर्च अगर सही तरीके से हो तो स्थिति बेहतर हो सकती है। बिहार ऊपरी पायदान पर भी पहुंच सकता है। और बजट का पैसा खर्च करने के मामले में झारखंड भी फिसड्डी है। जी हां, झारखंड का भी रुख करेंगे, क्योंकि झारखंड में भी विकास की रफ्तार काफी धीमी है।
विकास के लिए भी यहां आवंटित राशि काफी कम खर्च हुई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की थी और उसमें यह पाया गया और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और विकास की रफ्तार तेज करने का निर्देश दिया। 17 विभागों की 54 योजनाओं पर बिंदुवार तरीके से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए खुद इस बात को स्वीकार किया कि विकास कार्यों की गति धीमी है और जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक ही स्थिति है, लेकिन कार्य योजनाओं को लेकर कुछ निराशा जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं, आज की जो चर्चा थी, ये चर्चा थोड़ी सी और पहले होनी चाहिए थी। तो ये राज्य के संदर्भ में ओवरऑल एक ही निर्देश है, यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान, यहाँ के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, यहाँ के लोगों के लिए विकास योजनाओं में गति देना, सभी पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए सभी कामों को जल्द पूरा करने का निर्देश। जाहिर है सीएम हेमंत सोरेन चाहते हैं कि विकास की रफ्तार तेज हो, लेकिन अधिकारियों की नौकरशाहों के नकारेपन की वजह से झारखंड में पैसा होते हुए भी विकास योजनाओं पर खर्च नहीं हो पा रहा है। उस झारखंड में जहां गरीब आदिवासी रहते हैं, 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं और वहां पर पैसा होते हुए भी उन तक पैसा नहीं पहुंच पाता है, खर्च नहीं हो पाता है विकास की योजनाओं पर। जरा नजर डालिए विकास योजनाओं पर हुए खर्च पर। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 91,277 करोड़ रुपए का बजट आकार है, जिसमें 5,333.66 करोड़ रुपए सिर्फ विकास कार्यों पर खर्च हुए हैं। लेकिन वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीने में खर्च हुए राशि को देखें तो बहुत ही कम हुए, सिर्फ बजट राशि का मात्र 16.19% ही। इसमें भी कई ऐसे विभाग हैं जिसमें 1% राशि भी खर्च नहीं हुई है, कई ऐसे विभाग हैं जहां 1 रुपए भी खर्च नहीं हुई है। यानी 5 महीने में विकास योजनाओं पर सिर्फ 8,635 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं, जबकि खर्च कितने करने थे 5 महीने में? 53,333 करोड़। अब सोचिए 53,333 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है, लेकिन खर्च होता है 8,000, 8,500, यानी 16% ही खर्च कर पाई है सरकार। कई ऐसे विभाग हैं जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। वाणिज्य कर, उत्पाद, सूचना तकनीक, कार्मिक, आवास विभाग में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है आवंटित राशि का। पशुपालन, योजना विकास, वित्त और परिवहन विभाग में सिर्फ 1% से भी कम राशि खर्च हो पाई है 5 महीने। स्वास्थ्य विभाग जिसकी हम बात कर रहे हैं, झारखंड भी बिहार से जस्ट 1 पायदान ऊपर है, सिर्फ 9 बेड हैं 1 लाख की आबादी पर। वहां भी हालात खराब हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के, लेकिन वहां स्वास्थ्य विभाग भी सिर्फ 3.72% राशि ही खर्च कर पाई है आवंटित राशि का। और करीब 23 विभाग ऐसे हैं जहां 10% से भी कम राशि खर्च हुई है, 5% से भी कम खर्च हुई है। कृषि, सहकारिता और ऊर्जा विभाग खर्च करने में सबसे आगे है। अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में विकास योजनाओं पर खर्च करने को लेकर किस हद तक सुस्ती है, और इस सुस्ती को लेकर अब सियासत भी तेज है। सरकार पर विपक्ष निशाना साध रहा है, तो सरकार के सहयोगी कांग्रेस विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है, बचाव कर रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के 8वें महीने में प्रवेश करने के बावजूद अभी तक जो विकास के लिए आवंटित राशि है उसका सिर्फ 16.19% खर्च किया है। अब तो कोरोना की दूसरी लहर को थमे हुए भी 4 से ज्यादा महीने हो गए, लेकिन सरकार की जो विकास योजनाओं में फोकस होनी चाहिए थी उसका पूर्णतः अभाव दिख रहा है। और हम एक बार फिर से वित्तीय अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार का अगर डेवलपमेंट में फोकस रहता तो ये राशि ज्यादा खर्च हो गई। जनता पार्टी भ्रामक प्रचार ना करे। कोविड काल के कारण थोड़ी काम में शिथिलता आई थी, लेकिन काम प्रगति पे था और राज्य में बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां 60%, 70% राशि खर्च हुई थी, क्योंकि कोविड काल के दौरान सरकार की पहली प्राथमिकता इस राज्य की जनता की जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना था। ऐसे में जरूरी है कि अफसरशाही
जिसकी सुस्ती की वजह से कोई राज्य शिकार होता है बदहाली का, अफसरशाही पर लगाम लगाने की जरूरत है, उसे सख्ती उस पर बरतने की जरूरत है, चाहे बिहार हो या झारखंड। और यही वजह है कि पैसा होते हुए भी खर्च नहीं हो पाता है और बार बार व्यवस्था बदहाली का शिकार बनती है। सियासत की बात करते हैं। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के ऐलान में एनडीए ने बाजी मार ली है। एनडीए के नेताओं ने एक साथ आकर तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दोनों सीटों से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर एनडीए ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, हाथ में हाथ मिलाकर, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर पेंच फंसा है। कुशेश्वर स्थान सीट पर महागठबंधन में पेंच बरकरार है। आरजेडी ने जहां दोनों सीटों पर दावेदारी की है, वहीं कांग्रेस भी कुशेश्वर स्थान पर दावा कर रही है। इसके लिए बाकायदा 4 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है। विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए की तरफ से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, जो शशिभूषण हजारी के बेटे हैं, जिनके निधन से सीट खाली हुई। वहीं तारापुर से राजीव कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। इन दोनों सीटों पर जेडीयू का कब्जा है। जेडीयू के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से विधायक रहे दिवंगत शशिभूषण हजारी के बेटे अमन हजारी को जेडीयू उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं तारापुर विधानसभा सीट मेवालाल चौधरी के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर राजीव कुमार सिंह तारापुर से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। राजीव कुमार सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं और वो पहले भी विधानसभा चुनाव इस सीट से लड़ चुके हैं, लेकिन हार ही नसीब हुई है। एनडीए के दोनों उम्मीदवार 5 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को चुनाव होना है, जबकि 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर से श्री राजीव कुमार सिंह जी और 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी, जो कि स्वर्गीय शशिभूषण हजारी जी के सुपुत्र हैं, युक्त उम्मीदवार के तौर पर दोनों अपना नामांकन करेंगे। कुशेश्वर स्थान से तो हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है शशिभूषण हजारी जी का जो असामयिक निधन हुआ उसके कारण, और उनके स्थान पर उनके पुत्र को हम लोगों ने वहां उम्मीदवार बनाया है। और उसी तरह तारापुर में भी जो एक कार्यकर्ता हम लोग के साथ सब दिन से समता पार्टी के समय से राजीव कुमार सिंह को हम लोगों ने वहां से उम्मीदवार बनाया। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों सीटों पर उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव। हालांकि इन दोनों सीटों पर कड़ी टक्कर होने की संभावना है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी जेडीयू के उम्मीदवारों की जीत हुई थी, बहुत कम अंतर से, 7,000 वोटों से ये जीत मिली थी। और दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि इस बार देखना होगा कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार होते हैं या कांग्रेस के। इन सबके बीच बात कन्हैया की। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और उसके बाद कांग्रेस में शामिल होने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कशिश न्यूज को दिया है। सीपीआई में थे और 2019 लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन अब कांग्रेस के हो गए हैं। कन्हैया से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे दिल्ली संवाददाता केशव झा ने। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जी हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको अपने घर को त्याग कर कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा, और कांग्रेस ही क्यों? सबसे पहले आपका बहुत स्वागत और आपके सभी दर्शकों का स्वागत। नौबत आपको भी समझ में आ रही है, हमको भी समझ में आ रही है। देश के अंदर जो राजनीतिक हालात पैदा किए जा रहे हैं, उसमें लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आपको सवाल पूछने का अधिकार होता है, उस अधिकार को ही समाप्त किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर हम इस लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत रखना चाहते हैं तो मजबूत कांग्रेस पार्टी का होना ज़रूरी है। कि कांग्रेस जो अपने आप में पार्टी नहीं है, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आज तक का राजनीतिक इतिहास उठा करके देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जो अपने अंदर इस पूरे इतिहास को समेटे हुए है। इस इतिहास को बचाना है ताकि वर्तमान अच्छा रहे और एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो सके। राहुल गांधी से मुलाकात से पहले आपने अशोक चौधरी से भी मुलाकात किया। उस वक्त ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि आप जेडीयू ज्वाइन करेंगे। क्या जेडीयू ज्वाइन करने का विचार था उस वक्त? आप नहीं, ये अटकल आप लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं। और सिर्फ अशोक चौधरी जी से नहीं मिलते हैं,
जब आप मुख्य धारा की राजनीति में हैं तो तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से मिलते हैं। इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप सब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सैद्धांतिक तौर पर मुखरता से अगर कोई पार्टी लड़ रही है तो वो कांग्रेस है और यही विकल्प एकमात्र विकल्प है जिसके बारे में हमने निर्णय लिया है और इसमें शामिल होकर के अपने शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में काम करेंगे। तो हम पहले भी किसी के खिलाफ नहीं बोले हैं, हम आगे भी किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम किसी के पक्ष में बोलेंगे। ये हमारे साथ थे कन्हैया कुमार, जो कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात बात सपाट में, आपसे जुड़ी खबरों के साथ। कोई एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं। नमस्कार।